अच्छा तो मैं अब वो अच्छा अब देखिए ना, जी। ये तो हो गया ना एक पब्लिक का इशू, एक आम बंदे का, किसान का और वो सारा। अब जो दूसरा चैलेंज है जिससे ज़ाहिर है सैलरीड क्लास भी इफेक्ट कर रही है, ये जो आईएमएफ के खतरनाक और खौफनाक मुतालबात हैं, क्या हुकूमत उसके आगे सरेंडर कर रही है? क्या हुकूमत जो है बेबस है? वो बातें सब माननी पड़ रही हैं? 342 अरब का आप कहेंगे यार ये क्या आपने एग्जामेशन किया, वो कहते हैं जी 700 का था, हमने 300 350 पे ले आए। मुश्किल सूरत हाल तो बहरहाल है, क्योंकि आईएमएफ को डील करना है तो उनकी शराइत आपको माननी पड़ेंगी। लेकिन एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट के लिए चॉइस साहब ये बड़े मुश्किल फैसले होते हैं, क्योंकि वो उन्होंने इलेक्शन में भी जाना होता है, अपने वोटर को, सपोर्टर को कन्विंस करना होता है। ये बहुत आसान है जो अभी बात हम कर रहे हैं कि वज़रा कह देते हैं आके ये तो मीडिया पे है मसला, ये तो सिर्फ सैलरीड क्लास का इशू है, आम पाकिस्तानी को तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जब हुकूमत इस डिनाइल में चली जाए कि कोई काम खराब होता जा रहा है, तो क्या सिचुएशन होती है फिर? नहीं नहीं, आदिल अब्बासी साहब, जहां हम यानी तनकीद करते हैं कि गलत हो रहा है, तो मैं बर्मला कहना चाहता हूं कि अगर हेल्थ का कवरेज जो है, हेल्थ कार्ड जो है, उसको यानी पूरे मुल्क पर लागू कर दिया गया है कि कोई भी मरीज जो है, जो रजिस्टर है, वो 10 लाख तक का इलाज करा सकता है। तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि ये कुछ सिलेक्टेड नहीं है। ये वो एहसास प्रोग्राम की तरह कि वो फलां फलां लोग ले सकते हैं और फलां का नहीं है। लेना इसमें भी वही है जिसके पास मीन्स नहीं है। थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन हो सकती है। जब तक आप खाने पीने की चीज़ें हर आदमी के लिए उसकी दस्तरस के, उसकी कुव्वत खरीद के मुताबिक नहीं करते, आप मुल्क में ये भोग नांका जो समंदर बनता जा रहा है। और मैं आपको बता रहा हूँ, सूनर यहाँ आवाज़ें उठेंगी कि वज़ीर आज़म को मुल्क को आइन और कानून के तहत फ़ौज के हवाले करना चाहिए, और 4 चीज़ें फ़ौरन: महंगाई को कुचलना, बेरोज़गारी को ख़त्म कराना, लूटे हुआ पैसा रिकवर करना, चोरों, डाकुओं, लुटेरों और जराइम पेशा लोगों को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए अगले 100 दिन में, 200 दिन में। क्या, वरना ये काम जो है हाथ से निकल जाएगा। साबिर साहब, ये बड़ी जो चॉइस साहब बात कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि आवाजें कुछ और तरह की उठने लगेंगी। एक आवाज ये भी उठी है कि जो वजीर आजम ऑफिस के स्टेट बैंक खुद मुख्तारी बिल पर तहफुजात सामने आए हैं, ये मैं जरा पढ़ के सुना भी देता हूं अपने नाजरीन को कि सेक्शन 46B(4) के मुताबिक स्टेट बैंक, इसकी फैसला साज बॉडीज के अरकान और इसका अमला हुकूमत या नीम सरकारी इदारों समेत किसी शख्स या इदारे से ना तो दरख्वास्त ना ही कोई हिदायत लेगा। बैंक की खुद मुख्तारी का हमेशा हमेशा के लिए एहतराम किया जाएगा और कोई भी शख्स या इदारा बोर्ड के मेंबरान, एग्जीक्यूटिव कमेटी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी या बैंक के अमले की तरफ से उमूर की अंजामदही पर असरअंदाज होने की कोशिश नहीं करेगा। ये एक ट्रिब्यून की स्टोरी लगी है कि पीएम ऑफिस शेयर्स कंसर्न्स ऑन एसबीपी बिल। ये स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी जो है, क्या मुल्क की सलामती से क्लैश कर रही है? और अगर चीजें इस तरफ चली गई तो क्या वाकई लोगों का ट्रस्ट जो है वो हुकूमत से खत्म होता जाएगा? देखिए, इससे ज्यादा खतरनाक बात जो है ना, वो ये है कि अगर वजीर आजम ऑफिस इस पे अपने तहफुजात का इजहार कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि वजीर आजम ऑफिस बाईपास हुआ है, उसको बिल्कुल सही। बाईपास किया गया है। और ये जो टेक्नोक्रेट्स की वजीर आजम साहब ने टीम अपनी तैयार की हुई है, क्या उनकी टीम उनके काबू में नहीं है? क्या आईएमएफ के साथ जो मुज़ाकरात करने हैं, क्या काबीना में कोई नहीं बैठा उस पर गौर फरमाने के लिए, उस पर कोई आवाज़ उठाने के लिए? और ये तो बहुत ही, अगर ये स्टोरी सही है, जबकि शहबाज राना साहब बहुत अच्छे माशाल्लाह एक वेल रिप्यूटेड जर्नलिस्ट हैं, प्रोग्राम करते हैं, और उनकी खबर ये मुझे लगता है 100% दुरुस्त होगी। और वो इकोनॉमी पे तो बड़ी अच्छी ग्रिप है, बिल्कुल। रिपोर्टिंग का बड़ा एक्सपीरियंस है उनका, ये इकोनॉमी पे तो बिल्कुल ठीक है। ये तो खबर जो है, ये तो खबर बता रही है कि गवर्नमेंट विद इन गवर्नमेंट को चल रही है। और ये साबिर साहब, मुजम्मिल असलम साहब ने हमें ज्वाइन किया है, तर्जुमान हैं वजारत खजाना के भी, और जो है वो एनर्जी के भी स्पोक्स पर्सन बन गए हैं। जरा उनसे पूछ लेते हैं कि ये सब मामला क्या है। मुजम्मिल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब आपको तो डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई है, एनर्जी को भी डिफेंड करना है आपने और फाइनेंस को भी डिफेंड करना है। पहले जरा ये बताइएगा, ये जो ट्रिब्यून में स्टोरी आई है कि पीएम ऑफिस ने अपने कंसर्न्स शो किए हैं, अब बिल टेबल हो चुका है,
उसने आगे बढ़ना है, एक्ट बनना है, चीजें होनी है, और इधर जो है वो वजीर आजम ऑफिस डिसएग्री कर रहे हैं 46B से फ्रॉम द बिल। ये क्या हुआ है? प्राइम मिनिस्टर की नॉलेज में नहीं था, बाईपास किया गया है, हुआ क्या है? देखिए, बात ये कि आदिल भाई, ये जो स्टोरीज जो है ये अक्टूबर 5 से जो है चल रही है डिफरेंट टीवी चैनल्स में भी, अखबारों में भी, और मिनी बजट से लेकर IMF प्रोग्राम से लेकर, और वो अगर आप पिछले 3 महीने के सारे भी तराशे जमा कर लें और स्टोरीज जमा कर लें, और जो अब ये जो बिल प्रेजेंट हुआ है, तो उसमें जमीन और आसमान का फर्क है। और जब वो स्टोरी सारी अंडू हो गई, जब वो स्टोरी में कोई जान नहीं निकली, तो और कुछ नहीं मिला, तो ये निकाल दिया कि जी वजीर आजम ऑफिस जो है उनके कुछ कंसर्न्स निकल आए। लेकिन बात ये कि वजीर आजम ऑफिस जो है वो सुप्रीम ऑफिस है, और वो तमाम जो नीचे इदारे हैं वो जो भी काम करते हैं, एट द एंड ऑफ द डे वजीर आजम ऑफिस में उसकी रिपोर्टिंग होती है। और कोई जो अहम कौमी मामलात होते हैं उसमें वजीर आजम खुद ब्रीफिंग लेते हैं। तो ये कह देना कि जी वहाँ वजीर आजम के कंसर्न थे और वो कंसर्न जो है किसी ने रद्दी की टोकरी में डाल दी, किसी की मजाल ही नहीं है इस चीज की ना। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर वो कोई ऐसा करने की कोशिश करेगा तो वो अपने ओहदे में 2 मिनट से ज्यादा रह नहीं सकता। तो अच्छा, रहा सवाल ये कि जब वजीर आजम, मैं क्योंकि अभी तो नया हूँ, इतना टाइम नहीं हुआ मुझे, 3 महीने ही हुए हैं, जो मैंने जितना देखा है वजीर आजम हर चीज में ब्रीफिंग लेते हैं और क्वेश्चंस करते हैं। तो हो सकता है कि कोई सवाल पूछा हो कि ये अच्छा, ये जो, क्योंकि जब मीडिया से सुनने को मिलता है कि जी ऑटोनॉमी लूज हो जाएगी, पाकिस्तान की तारीखी हो जाएगी, तो कोई सवालात पूछे होंगे उन्होंने। आप लोग चैलेंज करेंगे इस स्टोरी को? क्योंकि ये तो बड़ी खतरनाक बात है ना ये। अगर आप स्टोरी पढ़ें उसमें वो कहते हैं द सेक्शन स्टेट्स द बैंक, द मेंबर्स ऑफ द डिसीजन मेकिंग बॉडीज एंड इट्स स्टाफ शेल नीदर रिक्वेस्ट नॉट टेक एनी इंस्ट्रक्शन फ्रॉम एनी पर्सन और एनी एंटिटी इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट एंटिटीज। ये तो आप करेंगे, चैलेंज करेंगे आप लोग इसको? देखें, बात ये कि अब रोजाना कोई मुंह उठा के लिख दे और हम उसको जवाब दें, तो वो ये भी कोई इंपॉर्टेंस देने वाली बात है ना, जबरदस्ती की। अच्छा, और चौधरी गुलाम हुसैन साहब आपसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं? मुजम्मिल असलम साहब, जबकि शौकत तरीन बिल्कुल बातें दुरुस्त करते हैं वजीर खजाना साहब, लेकिन अब यहाँ एक तासर फैल गया है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान का एक इंतहाई अहम मुकद्दस अदारा है, उसका इस लेजिस्लेशन के जरिए, इस कानून साजी के जरिए उसको IMF के हवाले कर दिया गया है कि उसका रिमोट कंट्रोल से सारे का सारा निज़ाम जो है इंटरनेशनल एजेंसीज जो है वो चलाएंगी और पाकिस्तान और हुकूमत जो बेबस रहेगी। व्हाट हैव यू टू से टू डिफेंड दिस पोजीशन? मैं तो ये आपकी जो बात सुनी ना, तो मुझे वो इंडिया की बॉलीवुड की फिल्में याद आ गई, जो बॉलीवुड में जंग जीत जाते हैं और वो पाकिस्तान की ISI को तबाह कर देते हैं। ये जिस तरह की आपने बात बोली, मुझे कोई इस तरह की लग रहा है, कोई बॉलीवुड की स्टोरी बना। मेरी नहीं बात है यार, ये मार्केट में ये फैली हुई है बात। अच्छा, नहीं, मैं वहां पे आता हूँ आपकी बात की तरफ आने के लिए। बात यह कि 100% जो है स्टेट बैंक का मालिक है हुकूमत पाकिस्तान, 100% शेयर उसके हैं। सबसे पहली बात यह कि जो गवर्नर स्टेट बैंक होगा वो पाकिस्तानी होगा। गवर्नर स्टेट बैंक को अपॉइंट करेगा वजीर आजम। नीचे गवर्नर स्टेट बैंक के एक नीचे बोर्ड होता है, बोर्ड जो उसके तमाम मेंबर जो है हुकूमत पाकिस्तान उस मेंबर्स को लगाएंगी जो गवर्नर स्टेट बैंक को गवर्न करेगा। फिर 3 या 4 डिप्टी गवर्नर जो आएंगे उसके वैसे मुजम्मिल साहब, ये बिफोर यू कमेंट ऑन दिस, अभी आप डिटेल में जरा इसकी जाएंगे, लेकिन माजी में हमारे मोइन कुरैशी साहब भी पाकिस्तानी थे, शौकत अजीज साहब भी पाकिस्तानी थे। असल इशू तो पॉलिसी के ऊपर है, पाकिस्तानियत पे कोई शक नहीं है। मैं जरा आपको सुनवाता हूं कि शौकत तरीन साहब इस बारे में क्या कह रहे हैं, जरा सुनिएगा। स्टेट बैंक के पास इस वक्त जो अथॉरिटी होगी वो होगी बोर्ड के पास। उनका जो नॉन एग्जीक्यूटिव बोर्ड है वो सारे डिसीजन करेगा। जो बोर्ड है वो हुकूमत पाकिस्तान नॉमिनेट भी करेगी और अप्रूव भी करेगा, प्रेसिडेंट उसको अप्रूव करेगा। जो अथॉरिटी है स्टेट बैंक की वो बोर्ड के पास होगी और बोर्ड जो है अपॉइंट करेगा हुकूमत पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। ये अब पार्लियामेंट को भी जवाबदेह होगा, उनकी स्टैंडिंग कमेटीज को।
वो जाके डायरेक्टली जो इनसे पूछ सकते हैं कि भाई तुम क्या कर रहे हो। तो ये तो पार्लियामेंट की हमने जो खुद मुख्तारी को तकवीयत दी। अच्छा, वैसे मैं थोड़ा सा एक इसको पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं। चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट हो या चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, वो भी हुकूमतें अपोजिशन मिलकर सारा कुछ कर रहे होते हैं ना, लेकिन बाद में अल्टीमेटली वो अपने डिसीजन करने लगते हैं। ये तो फिर भी स्टेट बैंक का मामला है। अपॉइंटमेंट बेशक यहीं से होगी, लेकिन डिसीजन के कोई स्टेट बैंक फैसले खुद करेगा, वो तो फिर जाहिर है कुछ ना कुछ कंसर्न्स तो होंगे, चाहे आप उस स्टोरी को भी एडमिट करें या ना करें। किसी भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट के लिए बड़ा मुश्किल फैसला होता है इस किस्म के फैसले करना। देखिए शाहजेब, सॉरी आदिल अब्बासी भाई, ये मैं आपको एक बात बताऊं कि ये स्टेट बैंक हमेशा से पाकिस्तान में खुद मुख्तार रहा है। अगर आप इस वीकेंड में जो यूनुस दागा साहब हैं उनका एक आर्टिकल पढ़ें तो उन्होंने लिखा था कि बतौर में एज अ फाइनेंस सेक्रेटरी जब मैं स्टेट बैंक के मॉनेटरी पॉलिसी और उसके कोऑर्डिनेशन बोर्ड में जाता था तो स्टेट बैंक के गवर्नर जो होते थे वो जो फैसला कर ले वही होता था हकीकी फैसला। और उन्होंने ये भी कहा था कि ये जो मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल जो कोऑर्डिनेशन बोर्ड है वो बड़ा ही इनइफेक्टिव था, कभी उसका कुछ फायदा उठाया नहीं, कि बड़ा वीक था। तो बात यह कि स्टेट बैंक का पूरी दुनिया में फंक्शन होता है कि वो मॉनेटरी और एक्सचेंज पॉलिसी में खुद मुख्तार हो और वो डिसीजन जो है अपनी जिम्मेदारी के हिसाब से ले। आपको एक मैं बात बताऊं कि 74 साल में आज तक किसी हुकूमत ने स्टेट बैंक की डेफिनेशन नहीं बनाई थी कि उसका काम क्या होना चाहिए, रोल क्या होना चाहिए। जिस इदारे की डेफिनेशन ही एक्ट में ना बनाई हो वो क्या ऑपरेट कर रहा होगा। और फिर उसके बाद जो गवर्नर और ये जो आप बातें कर रहे हैं, यहाँ तक कि उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी ब्लैक एंड व्हाइट में सही तरह नहीं लिखा हुआ था कि उनकी तालीम कितनी होनी चाहिए, उनका एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, उनका कंडक्ट क्या होना चाहिए। इस दफा पहली दफा स्टेट बैंक की डेफिनेशन, गवर्नर की एलिजिबिलिटी, किस तरह वो हायर होंगे, डिप्टी गवर्नर्स किस तरह हायर होंगे, उनकी जिम्मेदारी। सर, आप लोगों ने उसका मैकेनिज्म तो बना लिया, डेफिनेशन भी बता दी। मैं अगर, बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, आई हैव टू टेक अ ब्रेक हियर, अगर मैं आपसे वन लाइनर ब्रीफ पूछूं कि कोई पॉलिसी अगर वो बनाएंगे और प्राइम मिनिस्टर को उस पर रिजर्वेशन हुई, प्राइम मिनिस्टर उसको अंडू कर सकते? देखिए, पहली तो बात है कि वो पॉलिसी, वो जो मॉनेटरी पॉलिसी और एक्सचेंज पॉलिसी के अलावा कोई स्टेट बैंक का एक्ट नहीं वो डिजाइन कर सकते, स्टेट बैंक के कानून वो मॉडरेट नहीं कर सकते। वो जो है रिकमेंडेशन देंगे, उसके बाद गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, वजीर आजम डिसाइड करेंगे कि पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कि इसमें मजीद अमेंडमेंट करनी है कि नहीं करनी। उनके पास तो कोई पावर ही नहीं है। और 100% जो